शुरुआत में हम रिक स्टॉल्कर और हैली स्मिथ नामक कॉलेज स्टूडेंट्स को वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग करते देखते हैं। जब रिच पत्थरों के ऊपर पहुंचता है तो अचानक कोई उसे जान से मार देता है और इससे पहले कि हैली कुछ समझ पाती, कोई उसे उसकी रोप्स की मदद से ऊपर खींचने लगता है। हैली अपने रोप्स को कट करके नीचे गिरती है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों हैली के रास्ते में किसी ने नुकीले ट्रैप्स लगाए थे जिससे हैली फंसकर गिर जाती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई हैली को खींचता है और इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि शायद इस अनजान शख्स ने हैली को जान से मार डाला होगा। इसके बाद मूवी की इंट्रो आती है जिसे गौर से देखने पे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया में कई लोग मिसिंग हैं। इतना ही नहीं, हमें इस इंट्रो में किसी टाइप के म्यूटेंट का जिक्र मिलता है जो कि आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें दर्द तक महसूस नहीं होता है। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है और हम व्यूअर्स क्रिस फ्लिन नामक इंसान को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो अपनी एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया क्रॉस कर रहा था। रास्ते में किसी केमिकल एक्सीडेंट की वजह से जाम थी और क्रिस अपनी मीटिंग में लेट न होने के लिए एक दूसरा ऑफ रोड रास्ता पकड़ता है। इस रास्ते में उसे मेनर्ड नाम का इंसान मिलता है जो कि एक गैस स्टेशन का ओनर था और क्रिस उससे आगे का रास्ता पूछता है। मेनर्ड थोड़ा अजीब था और वो क्रिस को ढंग से रास्ता नहीं बता रहा था। एनीवेज, क्रिस यहाँ से निकलता है और उसके कार की टक्कर एक दूसरे कार से हो जाती है जो कि रोड के बीचों बीच खड़ी थी। ये दूसरी कार एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की थी जो कि कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे थे और उनकी कार रोड के बीचों बीच इसीलिए थी क्योंकि उनके कार की टायर पंचर हो गई थी। इन स्टूडेंट्स का नाम था जेसे, कार्ली, स्कॉट, इवन और फ्रांसिन। ये पांचों क्रिस से मिलते हैं और जेसी बताती है कि किसी ने रोड पे कटीले वायर्स बिछा रखे थे जिसकी वजह से उनकी टायर पंचर हुई है। सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग मदद की तलाश में आगे पैदल जाएंगे और इनमें से दो लोग, इवान और फ्रांसिन, यहाँ रुककर उनके सामान की देखभाल करेंगे। तो इसके बाद हम इवान और फ्रांसिन को देखते हैं जो क्रिस के कार में सिगरेट वगैरह ढूंढ रहे थे और अचानक से इवान वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रांसिन उसे ढूंढने की कोशिश करती है जहां उसे जंगलों में इवान के जूते और उसका कटा हुआ कान मिलता है। अब इससे पहले फ्रांसिन चीज़ों को सोक इन करती, कोई बड़ा सा म्यूटेंट फिगर फ्रांसिन के मुंह में ब्लेड वाले वायर्स डालकर उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम बाकी चार लोगों को देखते हैं जिन्हें जंगलों में एक छोटा सा घर दिखता है। वो लोग इस घर के अंदर मदद मांगने के इरादे से जाते हैं, लेकिन दोस्तों घर के अंदर उन्हें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कटे हुए दिखते हैं। इन चीज़ों को देखकर ये चारों यहाँ से भागने की सोचते हैं कि तभी वहाँ एक अनजान कार आती है जो कि क्रिस और इन स्टूडेंट्स के कार को टो करके इस जगह ले आई थी। कार के अंदर से 3 लोग निकलते हैं और वो लोग फ्रांसिन के लाश को अपने साथ लाए थे, विच मीन्स कि इन तीनों ने ही इवान और फ्रांसिन को जान से मारा है। क्रिस और 3 कॉलेज स्टूडेंट्स इसी घर में छुपे होते हैं और वो देखते हैं कि ये 3 अजीब से दिखने वाले लोग फ्रांसिन के लाश को कई टुकड़ों में काट डालते हैं और वो लोग फ्रांसिन के शरीर को कच्चा भी खा रहे थे। इन म्यूटेंट्स को हम 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई के नाम से जानेंगे क्योंकि पहले के एक हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां थी, दूसरे की दांत बहुत नुकीली थी और तीसरे के पास सिर्फ 1 आंख थी। तो अगली सीन में हम देखते हैं कि ये म्यूटेंट्स सो चुके थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर क्रिस और 3 स्टूडेंट्स उनके घर से भागते हैं, लेकिन इस भगदड़ में इन म्यूटेंट्स की नींद खुल जाती है और वो अपनी गाड़ी से चारों का शिकार करने निकल चुके थे। तो ये 4 सर्वाइवर्स भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कई कार्स लगी थी और ये कार्स उन लोगों की थी जो इन म्यूटेंट्स के प्रीवियस विक्टिम्स थे। शायद यही वजह है कि मूवी की शुरुआत में हम कई लोगों की मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं क्योंकि इस रास्ते में जो भी आता है उन्हें ये म्यूटेंट्स अपने ट्रैप में फंसाकर मार डालते हैं। तो जब ये चारों इन कार्स को देख रहे होते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये 3 म्यूटेंट्स यहाँ पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से ये चारों एक बार फिर से फंस चुके थे। क्रिस उन्हें डेविएट करने की कोशिश करता है लेकिन सॉ टूथ अपने गन से क्रिस के पैर पे गोली मार देता है। अब इससे पहले ये लोग क्रिस को पकड़ लेते, स्कॉट दूसरी तरफ से इन्हें डेविएट करता है और ये तीनों म्यूटेंट स्कॉट को पकड़ने उसकी तरफ दौड़ते हैं। मीनवाइल जेसी और कार्ली क्रिस को रेस्क्यू करती है और ये लोग इन म्यूटेंट्स की ही गाड़ी चुराकर यहाँ से भागते हैं। अब इससे पहले ये तीनों स्कॉट को रास्ते में पिक कर पाते, वो म्यूटेंट स्कॉट को तीर से मार डालते हैं।
इस दृश्य को देखकर तीनों यहाँ से गाड़ी चलाकर जंगलों में भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका रास्ता पेड़ पौधों से ब्लॉक था। बहरहाल तीनों पैदल ही चलने लगते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने जंगलों में कई ट्रैप्स लगा रखे हैं। एनीवेज, तीनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें इस जंगल में वॉच टावर दिखता है। ये लोग तुरंत ही इस वॉच टावर में चढ़ जाते हैं, जहां इन्हें एक रेडियो सेटअप दिखती है। जेसी और कार्ली इस रेडियो से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। मीनवाइल वो म्यूटेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उनमें से एक इस वॉच टावर पे चढ़ने की कोशिश करता है। क्रिस टावर की डोर को एकदम लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से ये म्यूटेंट अंदर नहीं आ पा रहा था और इसीलिए ये म्यूटेंट इस टावर में आग लगा देता है। आग से बचने के लिए क्रिस, जेसी और कार्ली उस टावर से नीचे एक पेड़ पे कूदते हैं और ये लोग इस पेड़ की घनी शाखाओं के बीच छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान थ्री फिंगर कार्ली को ढूंढ लेता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के शक्ल पे वार कर देता है, जिससे कार्ली की मौत हो जाती है। अब बचे थे तो सिर्फ जेसी और क्रिस, और ये दोनों इन म्यूटेंट से किसी तरह लड़ के और बच के यहाँ से भागते हैं। इन्हें रास्ते में एक केव मिलती है, जिसके अंदर दोनों छिप जाते हैं और इसी केव में दोनों अपनी रात भी गुजारते हैं। तो अगले दिन क्रिस और जेसी इस केव से बाहर निकलते हैं, जहां ये म्यूटेंट्स वापस इनके पीछे लग जाते हैं। क्रिस एक फॉल से नीचे गिरता है और वहां रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार में दिखता है। अब इससे पहले क्रिस अपनी बात पुलिस को बता पाता, सॉ टूथ डायरेक्टली अपने तीर से पुलिस वाले की आंख में मारता है, जिससे इस पुलिस वाले की यहीं पे मौत हो जाती है। क्रिस भागकर वहीं आसपास छिप जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि म्यूटेंट पुलिस वाले की बॉडी को उठाकर उसकी कार को अपने साथ ले जाता है। क्रिस भी इस कार के नीचे लटक कर साथ में जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं इन म्यूटेंट्स के घर, जहां इन म्यूटेंट्स ने जेसी को बांध कर रखा था। ये म्यूटेंट्स पुलिस वाले की बॉडी को अंदर लाकर काटने लगते हैं कि तभी इनके घर के दरवाजा में आग लगती है, जो कि क्रिस ने बाहर से लगाया था। इसके बाद क्रिस एक कार को उनके घर के अंदर डायरेक्टली घुसा देता है और वो जेसी को जल्दी से आज़ाद करता है। फिर ये दोनों इन म्यूटेंट से किसी तरह लड़ के बाहर निकलते हैं और क्रिस उनके पूरे घर को ही उड़ा देता है। इसके बाद क्रिस और जेसी इन म्यूटेंट्स की गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हुए उसी पेट्रोल पंप तक पहुँचते हैं जहाँ हमने मेनार्ड नाम के इंसान को देखा था। गाड़ी आता देख मेनार्ड अंदर छिप जाता है और क्रिस उस पंप से मैप लेकर वहाँ से जेसी के साथ निकल जाता है। फाइनली क्रिस और जेसी सरवाइव कर चुके थे और रॉन्ग टर्न मूवी की पहली पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इन म्यूटेंट्स के जले हुए घर की छानबीन करने आए थे, और अचानक हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो इस पुलिस वाले पे अटैक करके पागलों की तरह हंसता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बात तो साफ हो गई थी कि ये म्यूटेंट्स उस ब्लास्ट से किसी तरह बच निकले। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट किम्बरले कैल्डवेल को देखते हैं, जो कि अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन ढूंढते हुए वेस्ट वर्जीनिया से ड्राइव कर रही थी। कार चलाते वक्त किम्बरली किसी इंसान को धक्का मार देती है और जब वो उस इंसान को चेक करने जाती है तो वो इंसान किम्बरली के लिप्स को काट लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक म्यूटेंट था और जैसे ही किम्बरली वहाँ से भागने की सोचती है, थ्री फिंगर वहाँ आकर उसके शरीर को एक कुल्हाड़ी से 2 भागों में काट डालता है। फिर हम थ्री फिंगर और ब्रदर को किम्बरली की आधी आधी शरीर घसीट कर ले जाते देखते हैं। तो अगली सीन में हम यूएस मरीन कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो कि एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहे थे और इस शो का नाम था द एपोकलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट। ये शो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में शूट होने वाली थी और इस शो के कंटेस्टेंट्स थे मॉडल एलेना, स्केटबोर्डर जॉनेसी, इराक वेटरन एम्बर, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, गॉथ नीना और किम्बरली कार्डवेल। अब चूंकि किम्बरली ऑलरेडी म्यूटेंट्स द्वारा मारी जा चुकी थी, वो इस शो के लोकेशन से गायब थी और उसकी जगह शो की प्रोड्यूसर मारा ले लेती है। मारा का बॉयफ्रेंड इस शो का एडिटर था, उसे लोग एम नाम से बुला रहे थे। तो दोस्तों, ये फालतू गेम शुरू होती है जिसकी रूल समझाना आई डोंट थिंक इज इम्पॉर्टेंट। बस आप ये जान लो कि ये 6 प्लेयर्स 3 टीम्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें हर टीम में 2-2 प्लेयर्स थे। इसी दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि थ्री फिंगर एक नील नाम के इंसान को मार देता है, जो कि टीवी क्रू का हिस्सा था। दूसरी तरफ कर्नल डेल गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जब थ्री फिंगर और एक दूसरा म्यूटेंट पा डेल पे अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है।
अब दोस्तों इन 3 टीमों में से एक टीम एलेना और जेक की थी एंड एडिटर एम इन दोनों को सेक्सुअल सीन्स देने के लिए बोलता है ताकि शो की टीआरपी ज्यादा हो। जेक ऐसा कुछ करने से साफ मना करता है जिससे एलेना वॉज क्वाइट पिस्ड। एलेना को इस शो में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था और चूंकि शो का एडिटर एम था वो एम को सेक्सुअली ब्राइब करती है ताकि वो उसे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे। मीनवाइल जब एम और एलेना सेक्सुअली इन्वॉल्व थे, एम की गर्लफ्रेंड मारा इन दोनों को ये सब करते देख लेती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। मारा और नीना एक टीम में थी और वो दोनों जंगलों में चलते हुए इन म्यूटेंट्स के घर तक पहुंच जाती है। जब ये दोनों उस घर के अंदर जाती है तो उन्हें वहां एक फीमेल म्यूटेंट माँ दिखती है जो कि एक अजीब से म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है। माँ की एक बेटी थी और वो इन दोनों को देख लेती है जिसके परिणाम अनुसार मारा और नीना को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अचानक हम व्यूअर्स देखते हैं कि मारा के सर पे एक कुल्हाड़ी आकर लगती है जिसे पा ने फेंका था और इस हमले से मारा की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेना को सनबाथ लेते देखते हैं जहां सिस्टम म्यूटेंट आकर उस पर हमला करते हुए उसे जान से मार देती है। इतना ही नहीं, माँ और पा एम के आरवी ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं और वो उस पर हमला भी कर देते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ एक और सीन देखते हैं जहां कर्नल डेल किसी तरह से खुद को आज़ाद करते हैं और उनकी लड़ाई होती है 3 फिंगर से। इस हाथापाई में डेल 3 फिंगर को शॉटगन से उड़ाकर वहां से भागते हैं। तो इसके बाद सीन आती है जेक, एम्बर और जॉन्सी की, जिन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था और वो आराम से मज़े में मीट खा रहे थे जो कि उन्हें इसी जंगल में पकते हुए दिखी थी। तभी वहाँ नीना आती है और वो उन्हें इन म्यूटेंट्स के प्रेजेंस के बारे में बताती है। इन बातों के दौरान जेक रियलाइज करता है कि ये लोग शायद किम्बर्ली की टांग खा रहे थे एंड दैट वाज रियली डिस्गस्टिंग। इस बात का पता लगते जेक, एम्बर, जॉन से और नीना यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल डेल को देखते हैं जिन्हें मेनार्ड एक केबिन में मिलता है। दोस्तों मेनार्ड वही है जो कि रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में पेट्रोल पंप का ओनर था। मेनार्ड कर्नल को बताता है कि आज से 30 साल पहले इस एरिया में एक पेपर मिल हुआ करता था जिसकी केमिकल्स बहुत ही हानिकारक थी। यहाँ आसपास रह रहे सभी फैमिलीज ने इस जगह को छोड़ दिया सिवाय एक की और उनमें इन केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन हो गया। उनके बच्चे बहुत ही बदसूरत हो गए लेकिन उनके अंदर इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकत आ गई। ये म्यूटेंट्स आपस में ही ब्रीड करने लगे और इनकी नेक्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा म्यूटिज्म हुआ। बातचीत के दौरान मेनार्ड धीरे से रिवील करता है कि वही उन म्यूटेंट्स का बाप है और ऐसा कहते हुए वो कर्नल पे हमला कर देता है। कर्नल फौरन मेनार्ड से बचते हैं और वो पास में रखे डायनामाइट की मदद से मेनार्ड के शरीर के चीथड़े उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ हम 4 बचे हुए कंटेस्टेंट्स को देखते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है ब्रदर एंड सिस्टर से। ये लोग इन म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि नीना अलग दिशा में भागती है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जेक नीना को खोजते हुए उसे गड्ढे से निकालता है और वो दोनों सिस्टर से बचने के लिए रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर एंड जॉन से वे नॉट दैट लकी क्योंकि वो लोग इन म्यूटेंट्स के द्वारा बिछाए हुए ट्रैप्स में फंस जाते हैं। ब्रदर और पा उन दोनों को एरो से उनके हेड में शूट कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम नीना और जेक को एक मिल के अंदर जाते देखते हैं जहां उन्हें एक गराज दिखता है। इस गराज के अंदर ढेर सारी गाड़ियां थी और ये गाड़ियां शायद इन म्यूटेंट्स के पुराने विक्टिम्स की थी। इन दोनों को यहाँ एम की वैन मिलती है जिसके अंदर एक मॉनिटर था और उन्हें इस मॉनिटर पे एक क्लिप दिखती है। इस क्लिप में माँ एम को लाइव काट रही थी एंड इट वॉज अ ट्रैप क्योंकि वहाँ पा आता है और वो इन दोनों को कैप्चर कर लेता है। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये मिल ही इन म्यूटेंट्स का नया घर है और ये म्यूटेंट्स जेक और नीना को बार्ब्ड वायर से बांध देते हैं। एंड देन हम व्यूअर्स इन म्यूटेंट्स की पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं जहां ब्रदर एंड सिस्टर नीना को छेड़ रहे थे और उसे फोर्स फीड कर रहे थे। मीनवाइल कर्नल डेल इस मिल के अंदर आते हैं और वो इन म्यूटेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कर्नल ने एरोज पे डायनामाइट स्टिक बांध रखा था जिसकी मदद से वो ब्रदर और सिस्टर को जान से मार डालते हैं। वो फौरन ही नीना और जेक को आज़ाद कराते हैं लेकिन जब ये तीनों यहाँ से भागते हैं माँ और पा कर्नल को एरोज से मार गिराते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि माँ और पा अपने बच्चों की मौत से एकदम नाराज़ थे और वो इसका बदला अपने बचे हुए विक्टिम से लेना चाहते थे। तो दोस्तों इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो कि बचकर इस मिल से बाहर आ चुकी थी लेकिन जेक काइंड ऑफ खो गया था और वो इसी मिल के एक कमरे में फंस गया था।
ठीक इसी कमरे में माँ और पा आते हैं और वो जेक पे हमला कर देते हैं। अब इससे पहले वो दोनों जेक को मार पाते, नीना वहाँ आती है और वो माँ और पा को ट्री डिबाकर के मशीन में धक्का दे देती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद नीना और जेक किम्बर्ली की कार को ढूंढते हैं और वो लोग यहाँ से ड्राइव करते हुए भाग जाते हैं। हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि शायद सारे म्यूटेंट्स मारे गए हैं, लेकिन दोस्तों थ्री फिंगर उस शॉटगन अटैक को सरवाइव कर गया था और वो माँ और पा के डिफॉर्म्ड बेबी को एक इंसानी उंगली खिला रहा था। कि शुरुआत में हम व्यूअर्स 5 पुराने दोस्तों को एक बार में मिलते देखते हैं, जहां ये लोग साथ में ट्रिप प्लान कर रहे थे। इन दोस्तों का नाम था ल्यूक, डॉम, हच, फिल और रॉब, एंड ये लोग ट्रिप के लिए अपनी अपनी पसंदीदा जगह सजेस्ट कर रहे थे। रॉब सजेस्ट करता है कि इन्हें स्वीडन जाकर हाइकिंग करनी चाहिए, लेकिन ये सजेशन किसी को भी पसंद नहीं आती है। फाइनली ये पांचों बार से बाहर आते हैं और ल्यूक एक जनरल वाइन शॉप में वोडका परचेज करने जाता है। रॉब भी उसके साथ आता है और जैसे ही ये दोनों शॉप के अंदर जाते हैं, इन्हें इस शॉप की एम्प्लॉय चोटिल और डरी अवस्था में दिखती है। अगले ही क्षण शॉप के अंदर वाले कमरे से 2 जंकीज बाहर आते हैं जो कि शॉप को लूट रहे थे। इन जंकीज को देखते ही ल्यूक छिप जाता है और ये जंकीज रॉब से उसका वॉलेट और फ़ोन छीन लेते हैं। ये बुरे लोग रॉब से उसकी वेडिंग रिंग भी मांगते हैं, लेकिन रॉब रिंग देने से मना करता है। ल्यूक मन ही मन एक वाइन बॉटल लेके इन जंकीज पे अटैक करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, ये जंकीज रॉब के चेहरे पे चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे रॉब लहूलुहान होकर जमीन पे गिर जाता है। वो लोग रॉब को स्टैब करके स्टोर से भाग निकलते हैं और इस अटैक से रॉब की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होकर 6 महीने बाद की आती है, जहाँ हम ल्यूक और उसके बाकी 3 दोस्तों को ट्रैकिंग करते देख पाते हैं। ये 4 लोग अपने दोस्त रॉब की याद में नॉर्थ स्वीडन के किंग्स ट्रायल में ट्रैकिंग कर रहे थे, क्योंकि रॉब वहाँ जाना चाहता था। यहाँ हम भी समझ पाते हैं कि ल्यूक को रॉब के मरने से सबसे ज़्यादा गम था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि रॉब उसकी वजह से मरा है। वो चाहता तो उन जंकीज पे हमला करके रॉब को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने में देरी करी, जिसकी वजह से रॉब आज इनके बीच नहीं है। हच बार बार ल्यूक को समझा रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी और ये लोग रॉब की याद में एक स्टोन पे उसकी फ़ोटो डालकर वाइन की एक एक घूंट लेते हैं। तो इसके बाद ये चारों हाइकिंग कंटिन्यू करते हैं और रास्ते में डॉम स्लिप करता है, जिससे उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है। डॉम के चोट की वजह से ये लोग माउंटेन्स के अलॉन्ग साइड ट्रैक नहीं कर पाते, इसीलिए हच मैप में देखकर जंगल के बीचों बीच एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ निकालता है। ये चारों इस रास्ते पे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें एक जानवर की फटी हुई शरीर पेड़ पे टंगी दिखती है। इस डेड बॉडी से अब तक खून टपक रहा था, विच सजेस्टेड कि ये जानवर कुछ ही देर पहले मरा है। अब दोस्तों, इस जानवर को किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल ने तो पक्का नहीं मारा था, क्योंकि कोई भी वाइल्ड एनिमल इस जानवर के मृत शरीर को पेड़ पे इतना ऊपर नहीं टांग सकता था। इसके अलावा जंगल के कुछ पेड़ों पे अजीब से एंशिएंट सिंबल्स बने थे, विच सजेस्टेड कि ये काम किसी कल्ट का है। एनीवेज, ये चारों आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में यहाँ रात हो जाती है। रात के वक्त जंगल में जोरों की बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी, जिससे ये चारों एकदम भीग चुके थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे इन्हें जंगल में एक अबैंडन्ड केबिन दिखता है और ये चारों फौरन ही इस केबिन के अंदर जाते हैं। ल्यूक को यहाँ किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बाकी लोग ल्यूक की बात को हल्के में लेते हैं। अब दोस्तों, इस केबिन के अंदर इन्हें कुछ नेकलेस दिखती है, जिस पे ठीक वही सिंबल्स थे जो इन्होंने जंगल के पेड़ पे देखा था। इसके अलावा केबिन के फर्स्ट फ्लोर पे फिल को एक वुडन स्टैचू दिखती है जिसका सर नहीं था, एंड इट वाज वेरी स्कैरी। ये चारों दोस्त इन चीज़ों को देखकर थोड़ा डरते हैं, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से ये चारों इसी केबिन में सो जाते हैं। इनके सो जाने के बाद भी काफ़ी लाइटनिंग हो रही थी और अचानक एक लाइटनिंग काइंड ऑफ फ्रीज हो जाती है, जिससे ल्यूक की नींद खुलती है। ल्यूक इस केबिन के बाहर जाता है और बाहर उसे वही स्टोर दिखता है जिसमें रॉब मरा था। इनफैक्ट ल्यूक फिर से रॉब को मरते हुए देख पाता है और तभी अचानक हम व्यूअर्स ल्यूक को नींद से उठते देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बस ल्यूक की नाइटमेयर थी, लेकिन ल्यूक सचमुच केबिन के बाहर था और उसके सीने पे 4 होल्स थे जिसमें से खून निकल रहा था।
ल्यूक फौरन ही केबिन के अंदर जाता है जहां उसके बाकी 3 दोस्त भी कोई बुरा सपना देखकर अजीब बिहेव कर रहे थे। हच ने डर से अपना पैंट गीला कर लिया था, डॉम सपने में अपनी बीवी गेल का नाम चिल्ला रहा था और फिल तो नंगा होकर उस वुडन हेडलेस स्टैचू की काइंड ऑफ पूजा कर रहा था। ल्यूक तीनों को नींद से जगाता है और ये लोग फौरन ही अपना सामान पैक करके केबिन से बाहर निकलते हैं। यहाँ कोई भी अपनी नाइटमेयर के बारे में किसी को नहीं बताता है और ये लोग वापस ट्रैकिंग करके जंगल से बाहर निकलने की सोचते हैं। अब दोस्तों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट में था, लेकिन डॉम को दूसरे डायरेक्शन में एक पाथ दिखती है और वो उधर ही आगे बढ़ने लगता है। डॉम के हिसाब से एवरी पाथ लीड्स टू ए सिविलाइजेशन और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दे वर लॉस्ट और ल्यूक एक ऊंचे रिज पे चढ़ के रास्ता खोजने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ल्यूक को यहाँ एक अजीब सा लंबा क्रीचर दिखता है जिसके हाथ एक इंसान की तरह थे। ल्यूक फौरन ही इस क्रीचर के बारे में बाकी लोगों को बताता है, लेकिन कोई इसको बातों को नहीं मान रहा था। अपनी बात प्रूव करने के लिए ल्यूक उन्हें अपने चेस्ट वाली होल्स दिखाता है, लेकिन इसे देखकर डॉम का कहना था कि मे बी ल्यूक सपने में किसी पेड़ से टकरा गया होगा जिससे ये होल्स हुए। डॉम अपने आपे से बाहर हो रहा था और वो इन सब के लिए ल्यूक को ब्लेम करना शुरू करता है। टॉम कहता है कि अगर ल्यूक रॉब को उन जंकीज से बचाया होता तो आज इन लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब सुनकर ल्यूक डॉम को पंच कर देता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग टूट रही थी। हच वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि सभी लोग एकदम काम रहें, लेकिन यहाँ फिल भी एकदम डरा हुआ था। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पे इन्हें ज़मीन में कुछ गड़ा दिखता है और जब ये लोग इस चीज़ को बाहर खींचते हैं तो उन्हें यहाँ एक बहुत ही पुरानी टेंट दिखती है। टेंट के पास एक वॉलेट भी थी जिसमें किसी फैमिली की फ़ोटो थी और इस वॉलेट में एक क्रेडिट कार्ड थी जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 की थी। यानी कि कोई परिवार इस जंगलों में 1984 के दौरान आई थी और वो लोग यहीं फंस के मारे गए। खैर उसी रात ये चारों टेंट लगाकर सोने जाते हैं जब ल्यूक को एक और नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में ल्यूक को फिर से रॉब के मरने वाली सीन ही दिखती है, लेकिन इस बार एक ग्रे आइड जंकी ल्यूक की तरफ देखकर उसे कावर्ड बोलता है। तभी अचानक ल्यूक की नींद खुलती है और उसे बाहर फिल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ल्यूक अपने टेंट से बाहर आता है और उसे हच या फिर उसकी टेंट नहीं दिखती है। फिल का कहना था कि एक बड़ा सा क्रीचर हच को उठा ले गया है और हम व्यूअर्स दूर कहीं हच के चिल्लाने की आवाज़ भी सुन पाते हैं। तीनों दोस्त हच को खोजने जंगल में जाते हैं और इसी चक्कर में ये लोग अपनी टेंट तक वापस जाने का रास्ता भी भूल जाते हैं। तभी अचानक इन्हें हच की डेड बॉडी भी ठीक उसी तरह पेड़ पे टंगी मिलती है जिस तरह से इन्होंने एक जानवर को देखा था। दिस वॉज अ वेरी पेनफुल साइट और ये लोग हच की बॉडी को पेड़ से नीचे उतार कर एक प्रॉपर बरियल देते हैं। इसके बाद ल्यूक एक नाइफ और कंपास लेता है और ये तीनों साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये लोग जंगल को क्रॉस कर जाएं। इस सीन में हम भी देख पाते हैं कि एक अनजान क्रीचर भी इनके पैरेलल ही चल रहा था और वो इन तीनों पे नजर रख रहा था। धीरे धीरे ये लोग अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन एक बार फिर से रात होती है। रात होते ही ये क्रीचर फिल को खींच कर ले जाता है और इस अफरा तफरी में ल्यूक एक पेड़ से टकरा जाता है। ऐसा होते ही ल्यूक को फिर से रॉब की विजन्स आती है, लेकिन इस बार ल्यूक हिम्मत करके डॉम को खोजता है। डॉम वहीं पास में एक पेड़ के पीछे छिपा था और वो ल्यूक के साथ मिलकर भागता है। भागते वक्त इन दोनों को फिल की डेड बॉडी भी पेड़ से लटकी दिखती है, विच अगेन वॉज अ वेरी पेनफुल साइट। ल्यूक और डॉम भागते हुए एक केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं जहां एक औरत एक अजीब से स्टैचू को पूज रही थी और अचानक इन्हें अपने सामने एक बंदे की पैर दिखती है जो कि इन्हें किक करके बेहोश कर देता है। होश में आने पे ये दोनों अपने आप को एक कमरे में पाते हैं जहां दोनों बंधे हुए थे। ल्यूक वॉल के होल से बाहर देखता है और उसे बाहर कई लोग एक क्रॉस वाली स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखते हैं। तभी अचानक इस कमरे में 2 लोग आते हैं और इनके पीछे एक बूढ़ी औरत आती है जिसे हमने पूजा करते देखा था। ये बूढ़ी औरत ल्यूक की चेस्ट को देखती है जिसमें 4 होल्स थे और फिर वो अपनी बॉडी भी दिखाती है जहां हम व्यूअर सेम टाइप के 4 होल्स देख पाते हैं। वो ल्यूक को पानी पिलाती है एंड देन वो डॉम को भी चेक करती है। डॉम के चेस्ट पे होल्स नहीं थे, इसलिए ये औरत डॉम को कुछ नहीं देती है।
इनफैक्ट बाकी के 2 लोग डॉम को कमरे से बाहर ले जाते हैं, जहां वो लोग डॉम को काफ़ी मार पीट के कमरे में वापस लाकर बांध देते हैं। वापस आने पे डॉम बताता है कि ये लोग शायद उसकी बलि देने वाले हैं, क्योंकि डॉम ने अपने नाइटमेयर में यही देखा था। जी हाँ दोस्तों, डॉम बताता है कि उसकी नाइटमेयर में यही लोग उसे सूली पे चढ़ाकर उस क्रीचर को ऑफर कर रहे थे, और डॉम को अपने सामने में उसकी बीवी गेल भी दिखी थी। हिज नाइटमेयर वॉज कमिंग ट्रू, क्योंकि कुछ ही देर में ये लोग डॉम को बाहर ले जाकर क्रॉस वाले स्ट्रक्चर से बांध देते हैं। डॉम को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार किया जा रहा था, और हम भी वहाँ आसपास के पेड़ पे ढेर सारी डेड बॉडीज लटके देख पाते हैं, जो कि कई सालों से वहाँ पे होंगी। इस जगह के लोग स्वीडिश में कुछ चैंट करते हैं, और वहाँ दिन के वक्त अंधेरा कायम हो जाता है। इसके बाद डॉम जंगलों से किसी को अपने करीब आते देख पाता है, एंड टू हिज सरप्राइज जंगल से उसकी वाइफ गेल आकर उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ती है। लेकिन दोस्तों, वी ऑल नो कि ये डॉम को दिखाई जा रही एक विजन थी, क्योंकि रियल में डॉम को वो अजीब सा क्रीचर पकड़ के रखा था, जिसकी पहली फ्रंट लुक हम इस सीन में देख पाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में डॉम भी इस क्रीचर को देख पाता है, और ये क्रीचर डॉम को स्टैब करके एक पेड़ पे लटका देता है, जिससे डॉम की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक अपनी थंब तोड़ के किसी तरह आज़ाद हो जाता है। ठीक उसी वक्त कमरे में एक यंग वुमन आती है, एंड ल्यूक प्रिटेंड्स एज इफ ही स्टिल डाइड। यंग वुमन बोलती है कि उन्होंने फॉरेस्ट गॉड के लिए डॉम को सैक्रिफाइस कर दिया है, और चूंकि ल्यूक को फॉरेस्ट गॉड ने चूज किया है, वो इस कम्युनिटी के साथ हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा। ये औरत बताती है कि जो क्रीचर इस जंगल को हॉन्ट कर रहा है वो एक बहुत ही प्राचीन देवता है। ये क्रीचर एक योटुन है, जो कि गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी का नाजायज बच्चा है। यहाँ कोई भी इंसान इस क्रीचर का रियल नेम नहीं बोलता है, क्योंकि ये लोग इस क्रीचर से डरते हैं, और इस कम्युनिटी के सभी लोग इस क्रीचर की पूजा करते हैं। ये क्रीचर इस जंगल से गुजरने वाले ट्रैवलर्स को सैक्रिफाइस करता है, लेकिन ये ट्रैवलर्स में से एक इंसान को हमेशा चूज करता है, जो कि यहाँ रह के इसकी पूजा करेगा। ये क्रीचर किसी भी इंसान के दुख दर्द को दूर भगा सकता है, और इसे पूजने वाले लोग को ये काइंड ऑफ इमोर्टल बना देता है, यानी कि इस कम्युनिटी के लोग कई 100 सालों तक जीवित रहते हैं। बदले में कम्युनिटी के लोग इस क्रीचर की पूजा करते हुए इसे इंसानी बलि देते हैं। इन बातों को सुनकर ल्यूक पूछता है कि आखिर इस क्रीचर ने ल्यूक को ही क्यों चुना। तो इस पे यंग वुमन का कहना था कि ल्यूक का दर्द उसके बाकी दोस्तों से ज़्यादा था, और ये क्रीचर उसे ही चुनता है जिसके अंदर किसी बात को लेकर काफ़ी दर्द या फिर गिल्ट फीलिंग हो। चूज़ करने के बाद ये क्रीचर चेस्ट में 4 होल करके लोगों को मार्क करता है, एंड फाइनली एक रिचुअल होती है, जिसके बाद मार्क्ड इंसान को इस क्रीचर के आगे झुक के इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना होता है। अगर चोजन इंसान कम्युनिटी का हिस्सा बनने से मना करता है, तो ये क्रीचर उस इंसान को भी बाकियों की तरह मार के पेड़ पे लटका देगा। अब दोस्तों, इन बातों को सुनकर भी ल्यूक सरेंडर नहीं कर रहा था, और यंग वुमेन के जाते ही वो यहाँ से भागने की सोचता है। केबिन के बाहर कई लोग इस क्रीचर के सामने झुक के प्रे कर रहे थे, और ल्यूक इसी केबिन के एक कमरे में जाता है, जहाँ उसे इंसानों की सड़ती हुई बॉडीज दिखती है। सरप्राइजिंगली ये डिकेइंग बॉडीज जिंदा थी, एंड दिस शोज अस कि ऑल्दो ये क्रीचर इंसानों को इमॉर्टलिटी देता है, लेकिन कई सालों तक जिंदा रहने से लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। एंड यस, ये लिविंग बॉडीज मे बी इस कम्युनिटी के सबसे पुराने मेंबर्स की बॉडीज होगी। ल्यूक इन बॉडीज में आग लगाकर इन्हें जला देता है, और आग लगने से दीज बॉडीज वेयर शाउटिंग। ल्यूक यहाँ से नीचे जाता है, जहाँ उसका रास्ता रोके वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार ल्यूक इस औरत को पंच करके आगे बढ़ता है। ल्यूक को यहाँ एक गन और 2 बुलेट्स मिलती है, और इस गन की मदद से वो एक बंदे को मार गिराता है जो कि उसके रास्ते में खड़ा था। दूसरी तरफ ये क्रीचर केबिन के बाहर यंग वुमन को पकड़ता है, क्योंकि इस औरत ने ल्यूक को काफ़ी कुछ बता दिया था, और ये क्रीचर इस औरत की आंखें फोड़कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये क्रीचर ल्यूक के पीछे जाता है, और इस क्रीचर को देखते ही ल्यूक दूसरी डायरेक्शन में एक गन और एक्स उठाकर भागता है। ल्यूक क्रीचर पे गन शॉट्स फायर करता है, जिससे द क्रीचर वॉज अनहार्म्ड, और ये क्रीचर ल्यूक को चेज करता है। भागते वक्त ल्यूक को विजन्स आते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में ये क्रीचर ल्यूक को पकड़ लेता है। क्रीचर ल्यूक को अपने ह्यूमन टाइप आर्म में उठाता है, एंड ल्यूक ऑल्सो चूजेस टू वर्शिप हिम। ल्यूक के झुकते ही ये क्रीचर एक घोड़े की तरह अपने पैर उठाकर रोर करता है, और ये ल्यूक के सर पे अपना पैर रख के अपनी डोमिनेंस प्रूव करता है।
मीनवाइल ल्यूक को अपने पास ही एक कुल्हाड़ी दिखती है जिसकी मदद से ल्यूक फिर से इस क्रीचर के फेस पे अटैक करता है। अब इससे पहले ये क्रीचर संभालता, ल्यूक वहां से भागते हुए समहाउ फॉरेस्ट के बाहर निकल जाता है। क्रीचर ल्यूक का पीछा करता है, लेकिन हम भी देख पाते हैं कि ये क्रीचर फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाता है। क्रीचर दूर से ही ल्यूक पे रॉर करता है और बदले में ल्यूक भी इस क्रीचर को देखकर बार बार चिल्लाता है, विच शोज अस कि उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। नॉट ओनली दैट, ल्यूक ने अपनी गिल्ट वाली फीलिंग को भी ओवरकम कर लिया है एंड ही वॉज द लोन सर्वाइवर। कुछ दूर जाने पे ल्यूक को एक ड्राइविंग कार दिखती है विच सजेस्ट्स कि ही इज क्लोज टू सिविलाइजेशन